जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरु जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आसराज। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज जो लेकर आया हूं सिविक्स का लॉन्ग क्वेश्चन। सिविक्स का लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये जो है परीक्षा में टोटल 4 मार्क्स का आता है। टोटल कितना मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का। ठीक है, देखिए टोटल जितना प्रश्न है, ठीक, इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम पर भी जुड़े रहना है। ठीक है, आइए बिना टाइम को गवाए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, ग्राम पंचायत के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन करें। देखिए समझना है थोड़ा अच्छा से, क्योंकि सिविक्स है ये। ठीक है, जितना हम करा रहे इतने करना है, फालतू आपको पढ़ना ही नहीं है। देखिए ग्राम पंचायत के कार्य, देखिए ग्राम पंचायत के कार्य कौन करता है? मुखिया करता है। ग्राम पंचायत कार्य कौन करता है? मुखिया। और क्या बोला? शक्ति। शक्ति का मतलब हुआ आखिर ग्राम पंचायत में विकास क्या किया? कार्य अलग हुआ और विकास अलग हुआ। तो ग्राम पंचायत के पहला कार्य क्या है? वार्षिक बजट तैयार करना। देखिए वार्षिक बजट तैयार करना, मुखिया क्या करेगा? साल में हमको किस किस में खर्चा करना है उसका एक वार्षिक बजट बनाएगा, साल में एक बार। ठीक, अब देखिए 2 नंबर क्या है? प्राकृतिक संकट में सहायता प्रदान करना। मान लीजिए किसी के गांव में बाढ़ आ गया, अब उसका संकट में सहायता कौन करेगा? आखिर गांव को जो मुखिया होता है वही सहायता प्रदान करेगा। देखिए 3 नंबर क्या है? सार्वजनिक संपत्ति पर से आक्रमण हटाना। इसका मतलब है, देखिए अभी गांव में देखिएगा सरकारी ज़मीन पर लोग जो है 2-3 मंजिला बना लेता है। तो आखिर उस मुखिया क्या काम है? सरकारी ज़मीन पर कोई भी घर नहीं बना सकता है, तो उस पर तब क्या करवाएगा? मुखिया आक्रमण कराएगा, वैसे जब नहीं मानेगा तो। ठीक, 4 नंबर है सामुदायिक कार्यों पर सहयोग करना। मान लीजिए गांव में सामुदायिक कार्य मतलब मिलजुल कर कोई कार्य हो रहा है, तो उसमें सपोर्ट कौन करेगा? मुखिया सपोर्ट करेगा। ठीक, अब देखिए क्या है नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के शक्ति। अब देखिए शक्ति में क्या आ गया? विकास। शक्ति में क्या आ गया? विकास। देखिए शक्ति क्या क्या इसमें पॉइंट है? कृषि और बागवानी का विकास। मतलब मुखिया जो है कृषि माने क्या हुआ? खेती। कृषि माने क्या हुआ? खेती। और बागवानी, बागवानी मतलब है बगीचा, बगीचा का विकास करेगा। बगीचा कौन सी का? आम, इमली, कटहल का नहीं। बगीचा का यहाँ मतलब हुआ पेड़ पौधे लगाने के लिए सबको मुखिया प्रेरित करेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा गया है बागवानी का विकास। 2 नंबर है ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग को बढ़ाना। देखिए गांव में जो है कुटीर एवं लघु उद्योग को बढ़ाना, ताकि गांव के लोग जो है बेरोजगार नहीं रहे। 3 नंबर है पेयजल की व्यवस्था करना, माना शुद्ध पीने के लिए पानी का जो व्यवस्था आखिर कौन करेगा? तो मुखिया करेगा। ठीक, 4 नंबर है ग्रामीण सड़कों, नालियों, तालाबों इत्यादि की सफाई की व्यवस्था करना। देखिए ग्रामीण में बहुत सारा सड़क है, नाली है, तालाब भी कहीं कहीं रहता है, तो सबका साफ सफाई की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? तो मुखिया लेगा, क्योंकि मुखिया ही गाँव के हेड होता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ इतना को समझ में आ गया होगा। आइए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? चिपको आंदोलन के मुख्य क्या क्या कारण थे? चिपको आंदोलन के मुख्य कारण क्या क्या? देखिए ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, इसको अच्छा समझना है। पहला है वन संपदा की सुरक्षा। पहला क्या है? वन संपदा की सुरक्षा। देखिए वन संपदा की मतलब क्या हुआ? अपने वन को जो है सुरक्षा रखना, अपने वन को क्या करना? सुरक्षा का मतलब क्या हुआ? हम ऐसा नहीं कि अगर ढेरी जंगल है तो हम उसको काटने लगेंगे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वन से ही हमको जानबे करते हैं क्या क्या मिलता है। 2 नंबर क्या है? वन जीवन की सुरक्षा। आखिर वन में जितने भी सारे जीव हैं उसका सुरक्षा कौन करेगा? हम अगर वन को काट देते हैं तो सोचने वाला बात है, इसलिए हमको वन को नहीं काटना चाहिए और वन जीवन का सुरक्षा भी जरूरी है। ठीक, 3 नंबर देखिए क्या है? मिल मालिकों के शोषण से मुक्ति। देखिए अंग्रेज क्या करता था? मजदूरों से ज़बरदस्ती मिल में काम करवाता था। हाँ काम तो करवाता था, ठीक है, लेकिन काम के बदले जो उचित पैसा मिलना चाहिए पैसों कम में देता था, लेकिन खटबेबो ज़्यादा करता था। मिल मालिक शोषण से मुक्ति, यही आखिर यही हुआ। मजदूर के साथ अंग्रेज क्या करता था? बहुत अत्याचार करता था। फिर है प्राकृतिक साधनों पर स्थानीय निवासियों का नियंत्रण। प्राकृतिक साधनों पर क्या हुआ? जैसे गाँव में बहुत सारा पेड़ है, सब समझता है क्या ये सरकारी है, कोई ज़रूरी थोड़ी है। अगर किसी की ज़मीन पर कोई पेड़ लगा दिया है तो जिसका ज़मीन है ना उसका हक है कि मेरा ही पेड़ होगा। तो स्थानीय निवासियों क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई आदमी आएगा काट के लेकर चला जाएगा, नहीं। प्राकृतिक साधनों पर किसका निवास होना चाहिए? स्थानीय निवासियों का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे?
देखिए 1971 से 72 ईस्वी की बात है, वर्षों में देश की सामाजिक आर्थिक में कोई सुधार नहीं हुआ। कब की बात है? 1971 ईस्वी की बात है। हमारे देश में जो है आर्थिक दिशा में कोई सुधार नहीं हुआ था। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के चलते, देखिए शरणार्थी किसको बोलते हैं? शरणार्थी बोलते हैं जिसको मदद करने के लिए कुछ चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शरणार्थी। मदद करने के लिए दर दर भटक रहे हैं लेकिन उसको मदद नहीं मिल रहा है, तो वही क्या हो गया? शरणार्थी। शरणार्थी जो है बांग्लादेश से कहाँ आ गए थे? बिहार में आ गए थे। और बिहार की अर्थव्यवस्था क्या आ गया था? बहुत लड़खड़ा गया था, ढेरी ना आदमी आया था। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, मतलब विश्व लेवल के जो बाजार होते हैं, उसमें तेल की कीमत अप्रत्याशित वृद्धि हो गई। माना अप्रत्याशित वृद्धि का मतलब हुआ अचानक वृद्धि हो गई, ठीक, क्योंकि आदमी बढ़ गया ना, इसीलिए तेल की कीमत भी क्या कर दिया? बढ़ा दिया। भारत की आर्थिक स्थिति देखिए, इसका पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, लेकिन इसका आंसर जो है ना यहाँ कट गया, ठीक है। इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि आपको पीडीएफ मिलबे करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आतंकवाद जो है लोकतंत्र के लिए क्या है? चुनौती है। आतंकवाद लोकतंत्र क्या है? एकदम खतरनाक चीज़ है आतंकवाद। इसके बारे में स्पष्ट करके बोलना है। देखिए लोकतंत्र से जनता की यह अपेक्षा और यह उम्मीद रहता है कि शासन व्यवस्था में उसका जीवन सुरक्षित रहे। देखिए लोकतंत्र में मान लीजिए कोई सरकार चुना, सभ्य चाहता है जनता जो है क्या, उसके शासन में जनता क्या रहे? सुरक्षित रहे। लेकिन अगर सरकारें सुरक्षित नहीं रहेगा तो जनता को कहाँ से सुरक्षित करेगा? सोचने वाला बात है। फिर देखिए सब चाहता है जीवन सुरक्षित रहे तथा शांति और सुरक्षा का वातावरण बना रहे, सब चाहता है, ठीक। लेकिन आज आतंकवाद भारतीय लोकतंत्र की कठिन चुनौती है। आतंकवाद जो है हमारे लोकतंत्र के लिए क्या बन गया है? बहुत ही कठिन चुनौती बन गया है। भारत के पड़ोसी देश जानबे करते हैं, भारत के पड़ोसी देश, भारत है, भारत के पड़ोसी देश नेपाल है, पाकिस्तान वगैरह वगैरह सब है। लेकिन यहाँ देखिए किसको बताया गया? सिर्फ पाकिस्तान को बताया गया है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है आतंकवाद के मामले में भारत को बर्बाद करना चाहता है। आतंकवाद के मामले में क्या करना चाहता है? भारत को, इसको हम बर्बाद कर दें। लेकिन भारत को बर्बाद थोड़ी कर पाएगा पाकिस्तान। फिर देखिए क्या है? करीब पिछले 3 दशकों से, देखिए दशक का मतलब होता है 10, 3 दशकों का मतलब क्या हुआ? 10 या 30 सालों से, पिछले 30 सालों से है भारत आतंकवादी गति बुरी तरह त्रस्त है। मतलब भारत जो है आतंकवादियों से बुरी तरह क्या है? प्रभावित है, ठीक। देखिए फिर आतंकवादी गतिविधियों के कारण ही भारत ने अपने 2 प्रधानमंत्री खोया। देखिए आतंकवादी के कारण भारत ने 2 प्रधानमंत्री खोया है। पहला प्रधानमंत्री खोया है राजीव गांधी। ये कब के बात है? 1984 के बात है। राजीव गांधी एक सभा में कहीं, ठीक, सभा कर रहे थे, ठीक है, वहीं पर बम से उसको उड़ा दिया गया था, ठीक। फिर देखिए 1991 की बात है, इंदिरा गांधी को फिर इसी तरह मार दी गई थी, ठीक है। फिर देखिए क्या है? इसी आतंकवाद के मामले में ही भारत ने 2 प्रधानमंत्री को खोया है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है? दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, क्या क्या है? दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, पुणे जैसे महानगरों में बड़ी बड़ी हिंसात्मक घटनाएं हुई थी। किसके कारण घटनाएं हुई थी? आतंकवाद के कारण घटनाएं हुई थी। फिर क्या है? संसद पर गंभीर हमले हुए। जहाँ मैंने संसद सब मैंने सभा करता है वहाँ पर भी हमला हो गया था। बहुत अपार जनधन की क्षति हुई थी। बहुत अपार जनधन की क्षति हुई थी। फिर क्या है? जो बहुमूल्य समय धनराशि देश की सेवा के विकास में लगनी चाहिए वह सुरक्षा व्यवस्था की भेंट चढ़ जाती है। देखिए अभी के मामले में सुरक्षा की बात करेंगे, जैसे मोदी है, देखिए सुरक्षा में बहुत खर्च उसमें लग रहा है, ठीक है। लेकिन वही पैसा अगर बचा करके देश में अगर लगा देगा, देश के युवा जो है उतना बेरोजगार नहीं रहेगा, ठीक। कहने का मतलब क्या हुआ? जो पैसा देश में खर्च होना चाहिए वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? बॉडीगार्ड में, ठीक है। फिर देखिए क्या है? नागरिकों के बीच भाईचारे का वातावरण प्रभावित होता है। इससे सही बात है, इससे जो है नागरिकों के बीच भाईचारा के बीच क्या होता है? वातावरण प्रभावित होता है। फिर है वर्तमान समय में पूर्वोत्तर के आतंकवाद और कई प्रदेशों में नक्सली गतिविधियां अलगाववाद और हिंसा को बढ़ाती है। देखिए पूर्वोत्तर की आतंकवादी माना पूर्वी तरफ जो आतंकवादी है कई प्रदेशों में आकर के नक्सली गतिविधियां फैलाते हैं। कहाँ में? हमारे देश में। फिर है अतः
अतः भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौती है। अतः हम लोग का बोल सकते हैं भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख माने क्या, सामने जो है एक प्रमुख चुनौती है, क्या, आतंकवाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, हमारे देश में जो है लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। देखिए सबसे पहले परीक्षा हम क्वेश्चन से आंसर बनाना है। हम कैसे आंसर बनाएंगे, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ आवश्यक एवं प्रधान बातें, आवश्यक मतलब बहुत ज़रूरत बातें हैं, और प्रधान बातों का मतलब मुख्य बातों का उल्लेख करना जरूरी है, जो कि इस प्रकार है। पहले एक क्वेश्चन से आंसर बनाना है, ठीक। आइए पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट क्या है, मीडिया भारत में जनता की जागरूकता में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास कर। देखिए भारत के जनता को जागरूकता मतलब जगाने के लिए जो है मीडिया अभी क्या रहता है, प्रयास करता है। देखिए अभी के समय जितना मीडिया है ना, सब सरकार सोचिए खरीद लिया है। जुट्ठो नहीं हो विकास किया, आदमी मीडिया उसका सपोर्ट करेगा, हाँ आप इसको वोट दीजिए फलना चैनल, लेकिन उस सब में आप लोग शिक्षित हैं, उस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। अनेक सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाएं भी जनता की जागरूकता हेतु प्रयासरत एवं तत्पर हैं। देखिए बहुत सारे राजनीतिक दल क्या है, जनता को लोभ देने के लिए बोलते हैं हाँ ये हम ये विकास कर देंगे, वो विकास कर देंगे, लेकिन एक साथ जीतने के बाद जो है सब मोह माया जनता से क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक। 2 नंबर पॉइंट क्या है, लोकतंत्र में आस्था और विश्वास। देखिए आस्था और विश्वास क्या है, भारत में लोकतंत्र के प्रति जनता की अटूट आस्था है। सही बात, लोकतंत्र के प्रति भारत में जो है जनता के प्रति अटूट क्या है, आस्था है। आस्था का मतलब क्या हुआ, अटूट विश्वास रहता है। जब हम सरकार को चुन के वहाँ भेजे हैं तो सरकार हमारे अच्छा काम करेगा, लेकिन तो यहाँ उल्टे हो रहा है। यही कारण है कि हमने आज़ादी के बाद लोकतंत्र को अपनाया। देखिए आज़ादी से पहले तो भारत तो अंग्रेजों से गुलाम था, आज़ादी के बाद ये सब होने लगा। फिर देखिए क्या है, फिर है शिक्षा। लोकतंत्र में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए सबसे जरूरी मेन चीज़ है लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, जरूरी है शिक्षा। शिक्षित नहीं रहेंगे तो कैसे पता चलेगा हम किसको वोट दें। सही बात है, तभी तो हमको पता चलेगा ना ये सरकार अभी के समय देखते हुए ये सरकार ठीक है, इसलिए इसी को वोट देना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे पहले क्या जरूरी है, शिक्षा। मनुष्य को अपने अधिकार और कर्तव्य का सही ज्ञान कराना। हाँ शिक्षा ही नहीं रहेगा तो उसको कर्तव्य का कहाँ से नॉलेज रहेगा, अधिकार का कहाँ नॉलेज रहेगा। मतदाता अपने मत का सही सदुपयोग शिक्षा के माध्यम। हाँ सही बात। अंतिम में मेन बात है मतदाता का मतलब क्या होगा, जो वोट गिराते हैं, मत का सही सदुपयोग शिक्षा के माध्यम से करते हैं। शिक्षित अगर रहेंगे तभी हम अपना ढंग से सरकार चुन सकते हैं। फिर देखिए क्या है, आर्थिक समानता। क्या है, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता के बिना लोकतंत्र अधूरा है। आर्थिक समानता क्या हुआ, देखिए आर्थिक समानता का मतलब हुआ, देखिए हम लोग अगर आपस में भाईचारे बना करके नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र इसके बिना क्या है, अधूरा है। आखिर आपस में भाईचारे बना करके रहेंगे तभी तो लोकतंत्र चलेगा। और देखिए क्या बोला है, एक भूखे व्यक्ति के लिए वोट का कोई मत। देखिए अब कोई जैसे सुबह सुबह वोट होता है ना, देखिएगा आदमी सुबह सुबह लाइन लगा लेता है वोट, हम पहले वोट गिराएंगे, हम पहले वोट, लेकिन उससे क्या होगा, देखिए एक भूखा व्यक्ति के लिए वोट का कोई महत्व नहीं है। भूखा व्यक्ति सबसे पहले वो पेट को भरेगा तभी तो उसके लिए वोट मायने रखता है, ठीक। समाज में हम लोग को सबको मिला करके चलना चाहिए, तभी लोकतंत्र का विकास होगा, ठीक है। देखिए उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। देखिए परिवार और जातिवाद, इसको थोड़ा अच्छा समझना है। बिहार की राजनीति में परिवारवाद और जातिवाद बुरी तरह हावी है। बिहार की राजनीति में खासकर देखिएगा परिवारवाद और जातिवाद बुरी तरह प्रभावी माना क्या हुआ, बुरी तरह फैला हुआ है। प्रत्येक दल एवं नेता अपने भाई भतीजे एवं सगे संबंधियों को टिकट दिलवाने की जुगाड़ में लगा रहता है। यही हो गया परिवारवाद। सब क्या चाहता है, दल एवं नेता अपने भाई भतीजे एवं सगे संबंधियों की टिकट दिलवाए, मतलब अपने परिवार में ही रहे, अपने ठीक रिलेशन में ही रहे, तो वही क्या हो गया, परिवारवाद, ठीक। अक्सर देखिएगा राजनीति में यही हो रहा है अभी के समय में। और क्या है, बिहार की राजनीति में परिवारवाद है। परिवारवाद का मतलब क्या हुआ, यही अभी जो तुरंत बात समझाएं। और क्या, वास्तव में जन कल्याण एवं जन भावना सेवा की भावनाओं से कोई, देखिए
वाजीवन में जनता को इससे कोई लेना देना नहीं होता है। राजनीतिक दल चुनाव के समय अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर अपने परिवार को आगे बढ़ाता है। देखिए राजनीतिक दल जो है चुनाव के समय अपने कर्मठ कार्य, देखिए चुनाव जब करता है तो उसका ढेरी चमचा सब साथ में रहता है, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद वो दरकिनार करता है। दरकिनार मतलब क्या हुआ, उसको साइड कर देता है। दरकिनार मतलब क्या हुआ, उसको अलग कर देता है और अपने परिवार को आगे बढ़ाता है। कौन पार्टी, जो पार्टी जीत जाता है। पिछले दिनों विधानसभा के उपचुनाव में जनता के नेतृत्व द्वारा यह कहने पर कि जनप्रतिनिधि के सगे संबंधी टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी को गंभीर आंतरिक संकट का सामना करना। क्या बोला था कि जो है रिलेशनशिप में किसी को टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए पार्टी को गंभीर आंतरिक संकट का सामना करना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों? बिहार में जाति के आधार पर चुनाव में प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं। बिहार में खास करके जाति के आधार पर चुनाव प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं, क्योंकि अभी अगर देखिएगा बिहार में यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यादव को अगर टिकट देगा सभी सरकार सोचता है अगर यादव की संख्या ज़्यादा है तो यादव को ज़्यादा वोट मिलेगा, इसलिए अभी बिहार में जो है क्या हो रहा है, जातिवाद वाला काम हो रहा है। और क्या है, बिहार में जाति के आधार पर चुनाव प्रत्याशी, हाँ जाति के आधार पर खड़े किए जाते हैं। ठीक, जाति के आधार पर मतदान होता है, सही बात, जाति को देखते हुए वोट गिराता है। फिर है इसलिए बिहार की राजनीतिक जातियों के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए खास करके बिहार की जो राजनीति है जातियों के इर्द गिर्द माना हुआ आगे पीछे घूमती है।